नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ बीएमटीसी 134 के पाठ्यक्रम के बीजगणित विषय के बारे में चर्चा करने आए हैं, जिसका पहला खंड है प्रारंभिक समूह सिद्धांत। इस खंड की पहली और दूसरी इकाई हमने पिछले लेक्चर में उसको ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमें इकाई 3 के बारे में जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे, जिसके बारे में समझेंगे, वो है उपसमूह। इस इकाई का पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमें उपसमूह के सारे जितने को परिभाषित करने के लिए जितने भी नियम होते हैं, जितने भी परिकल्पनाएं जितनी जरूरी होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसका क्या यूज है, कौन से समूह के लिए उपसमूह एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो उपसमूह से पहले एक बार फिर से हम समूह के बारे में अगर हम समझे तो समूह क्या है। समूह को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि पहली लाइन में आपने देखा लिखा हुआ है कि जी स्टार। जी क्या है? जी एक नॉन एम्प्टी यहाँ पर उपसमुच्चय है, एक समूह है। यहाँ पर स्टार क्या है? स्टार एक यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया, जिसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन, इसका नियम ही ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी सेट पर, जिस भी सेट पर डिफाइंड होता है, उस सेट के दो अलग अलग एलिमेंट को आपस में मिलाकर एक तीसरे एलिमेंट का निर्माण करता है। और ये इसका नियम यही होता है कि जो तीसरा एलिमेंट मिलेगा वो भी हमारा ओरिजिनल सेट जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड होता है उसी का ही मेंबर होना चाहिए। अगर ये नियम फॉलो होता है तो ये फंक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। और अगर इस बाइनरी ऑपरेशन को एक नॉन एम्प्टी सेट जी के साथ हम एक साथ यहाँ पर डिफाइन करें तो ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ निम्नलिखित परिकल्पनाओं को अगर परिभाषित करता है, या कहे उसका नियमों का पालन अगर करेगा, तो हम डिफरेंट यहाँ पर समूह के बारे में परिभाषित कर सकते हैं। तो पिछले इकाई में आपने देखा कि समूह को परिभाषित करने के लिए 4 अलग अलग परिकल्पनाएं हमारे पास थी। पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट समूह बन जाता है। तो समूह के बारे में आपने देखा। अब उस समूह को हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं कि इसके क्या उप समूह कोई एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उप समूह का लॉजिक या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि जैसे हम समुच्चय में उप समुच्चय को डिफाइन करते थे कि सपोज हमारे पास समझ लीजिए जी एक समुच्चय है, तो एच उप समुच्चय तब कहलाता था जब एच के सारे एलिमेंट जी में पहले से ही मौजूद हो। तो ऐसे समुच्चय हमारा क्या कहलाएगा? वो जी का उप समुच्चय कहलाएगा। अब एच की पॉसिबिलिटी क्या होती थी कि कभी कभी होता था कि एच में हमने जी के सारे एलिमेंट को ले लिया। अगर हमने एच में जी के सारे एलिमेंट को ले लिया तो हम कहेंगे कि एच की वैल्यू जी के बराबर हो गई है, ये तब भी उसका जी का एक उप समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि नियम तो आपने यही बताया कि एच के सारे एलिमेंट जी में पहले से होने चाहिए। अगर जी में एच से एक एलिमेंट ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि एच हमारा प्रॉपर सबसेट है। आप कह सकते हैं कि ये उसका उप समुच्चय है यहाँ पर। ठीक है, तो वही नियम यहाँ पर उसी समुच्चय और उप समुच्चय के सिद्धांत को अगर हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक साथ यहाँ पर अप्लाई कर देखें, उन परिकल्पनाओं के बारे में सोचें कि वो पालन करती है कि नहीं, तो हमारा समूह हमारा उप समूह में बदल जाता है। तो उपसमूह की डेफिनेशन यहाँ पर यही है कि अगर कोई आपने जी स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये बताया है कि ये समूह है, तो कोई भी जी का सबसेट एच उसका उपसमूह तब कहलाता है जब एच स्टार खुद ही एक समूह के फॉर्मेट में समूह के सारे नियमों को, सारी परिकल्पनाओं को एक साथ पालन करे। यानी एच स्टार भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी और उसमें भी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो यही आपने यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि सबसे इसकी बहुत तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको परिकल्पनाओं के भाषा में आपको समझाया कि एच स्टार हमारा सब ग्रुप कब कहलाएगा। दूसरी भाषा में अगर आप समझे कि
कि H हमारा उपसमुच्चय कैसे सब ग्रुप कैसे बनेगा G का, तो इसके लिए क्या है कि जो ऑपरेशन G के साथ आपने उसको समूह में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया है, वही ऑपरेशन H के साथ भी बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी स्टार H के कोई भी दो एलिमेंट को अगर ले, तो उनको अगर स्टार से आपस में हम उसको ऑपरेट करें, तो जो रिजल्ट में हमें C वैल्यू मिलेगी, A स्टार B की वैल्यू अगर हम C से डिनोट करें, जो भी C वैल्यू हमें अगर मिलती है, वो C वैल्यू अगेन H में अगर बिलोंग करती है, तो हम स्टार कहते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, H पर डिफाइंड है, जो कि ऑलरेडी G पर भी था, वही नियम यहाँ पर H पर भी अगर वो डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि H स्टार हमारा एक और उप सब ग्रुप होगा G स्टार का, अगर H स्टार भी एक समूह हो। तो यानी पहले सबसे पहला नियम, बेसिक नियम क्या होगा, स्टार जो हमने ऑपरेशन G के लिए डिफाइन किया है, H उसका वही स्टार ऑपरेशन H के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन सिद्ध होगा। H स्टार खुद एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नया बनाएगा और H स्टार चार जितनी परिकल्पनाएं सब ग्रुप प्रूफ करने में यूज होती हैं, उन सभी को पालन करेगा। तो हम कहेंगे कि H स्टार एक समूह है, और क्योंकि H G का सबसेट है, तो हम कहेंगे ये उसका उपसमूह है। इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ड करके कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेस आर इक्वल्स टू फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी H की जो वैल्यू है, H जो हमारा समुच्चय है, वो G का उप समुच्चय है, यो उसका सबसेट भी हो, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, और इक्वलिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है कि यानी H की वैल्यू G के बराबर भी हो सकती है। तो उदाहरण के फॉर्मेट में अगर आप समझना चाहे तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों समूह, इन तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। यहाँ पर इंटीजर सेट है जो आपका नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव सारे नंबर का कलेक्शन होता है। ये जोड़ एडिशन के साथ, एडिशन को अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर आप स्टार से डिफाइन करते हैं, तो समय समय पर हम कभी भी बाइनरी ऑपरेशन, कभी आपका यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसको समय समय पर हम डिफरेंट ग्रुप पर हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये समूह है या नहीं, या क्या ये उप समूह बनेगा या नहीं। तो अगर इसको आप सारे नियमों को पालन करने के, सारे नियमों के एस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पर सोचेंगे, तो पाएंगे कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर रेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों का ही उपसमूह कहलाएगा। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, अगर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन ले लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में वो चारों परिकल्पनाएं जो क्लोजर थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इनवर्स एलिमेंट है एंड आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन चारों को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उस प्रॉपर सब ग्रुप के बारे में डिफाइन किया गया। तो प्रॉपर सब ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट वही है कि सपोज H हमने एक सबसेट लिया है G का। अब ये इसका सबसेट ना होकर ये क्लियर है कि पहले प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, यानी H में एटलीस्ट G से एक एलिमेंट तो कम होना चाहिए कि जहां पर H G के बराबर होने की पॉसिबिलिटी खत्म की जा सके। तो H इसका G का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। अब ये स्टार आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है G के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन। वही नियम है कि अगर यही स्टार बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू H भी एक बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, यानी H के दो एलिमेंट को अगर हम लें, स्टार से उस पर ऑपरेट करें, तो जो रिजल्ट वैल्यू मुझे C मिलेगी वो H में ही अगर फिर से बिलोंग करती है, तो स्टार यानी H पर भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। H स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। अब अगर H स्टार अगेन क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि ये G स्टार का सब ग्रुप है, बल्कि प्रॉपर सब ग्रुप होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर कम है। इसको व्यक्त करने के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन का यहाँ पर सिंबल यूज किया जाता है। कहीं पर भी अगर H लेस देन G लिखा होगा और ये लिखा है कि ये इसका समूह है, उप समूह है, तो यानी ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप है। H में एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पर है जो G से कम है, इक्वलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उप समूह को अब जो भी हमारे पास सबसेट्स दे रखे होते हैं, अब हम कैसे उनको चेक करें, क्या मिनिमम रूल यहाँ पर हम इस्तेमाल करें कि हम ये बता सके कि H हमारा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, किसी भी सेट का यहाँ पर सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में कुछ नियम यहाँ पर देखते हैं कि मिनिमम हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर H आपका G का उप समुच्चय है, तो स्टार सबसे पहले H पर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए।
जो जी में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी आपने पहले देखा समूह को जब हमने एक्सप्लेन किया था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो यूनिक होता है। जी में जितने अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा, जैसे एडिशन, अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर हम सेट के दूसरे एलिमेंट पे अगर ऑपरेट करें तो वो दूसरे एलिमेंट को नो चेन के फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। यानी अगर ए को हम 0 में ऐड करते हैं, जैसे एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, तो ए को अगर हम 0 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मुझे वैल्यू ए ही मिलेगी, वो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। तो ऐसे एलिमेंट, यानी इसको आइडेंटिटी से ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर ए को हम ई पे ऑपरेट करेंगे तो वो उसको ए स्टार ई की वैल्यू ई स्टार ए के बराबर होगी, और इन दोनों को ऑपरेट करने पे रिजल्ट वैल्यू ए ही मिलेगी। तो यहाँ पर ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, पहले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए समूह होने के लिए, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट, जिस सेट पर हम ग्रुप को उसको प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, उस सेट का मेंबर भी होना चाहिए। ये भी कंपल्सन होता है कि मेंबर भी होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी होना चाहिए और उस सेट का मेंबर भी होना चाहिए। किसी कभी कभी होता है, जैसे नेचुरल नंबर सेट अगर आप लीजिए, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आप देखेंगे तो पूरे नेचुरल नंबर सेट में अगर आप ढूंढे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर में अगर उसको हम ऐड करें तो वो पुनः पहले वाले नंबर को रिप्रेजेंट करे। समझ लीजिए आपने नंबर 2 यहाँ पर सेट किया, 2 को ऐसे किस नंबर में ऐड करें कि रिजल्ट मुझे 2 ही मिले, तो आपको आंसर यही मिलेगा कि 0 होना चाहिए। तो 2 + 0 की वैल्यू 2 ही आएगी। तो यानी 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट होंगे 1 से लेकर इनफाइनाइट, उन सब के लिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन अब अगला प्रश्न ये है कि क्या 0 सेट का मेंबर है? तो आप देख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट, तो 0 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं होता। तो आप इस सेट में ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है तो बट सेट का मेंबर नहीं है। ई एग्जिस्ट बट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, सेट में हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा, हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो हमारी थर्ड परिकल्पना है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एन यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आगे इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो आगे की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये चारों प्रॉपर्टीज जो परिकल्पनाएं हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इन चारों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर कोई ग्रुप से कोई सेट सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप नहीं बनेगा। तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा ग्रुप इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सब आपने इसकी महत्ता को देख लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट भी करना है और उस सेट का मेंबर भी होना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की क्या होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। अगर 0 आपने एडिशन के लिए कह दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो कोई दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी 0 को इज इक्वल टू 0 वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप क्लेम करते हैं कि कोई नया ई डैश एलिमेंट है, वो भी इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पुनः आगे पढ़कर पाएंगे कि वो वैल्यू भी ई की वैल्यू ई डैश के ही बराबर है, वो कुछ अलग नहीं है। तो आइडेंटिटी जब भी ये एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होनी चाहिए, वो यूनिक होती भी है। तो यहाँ पर आपने कह दिया कि विद रिस्पेक्ट टू स्टार जी में एक आइडेंटिटी ई है। तो अब हम उसके जब सब ग्रुप के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, एच के बारे में, तो एच में भी हमें यही दिखाना है कि एच समूह है, तो यानी उसमें भी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब एच की आइडेंटिटी और जी की आइडेंटिटी दो अलग अलग नहीं हो सकती। अगर जी में आपने फिक्स कर दिया कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी हमारा 0 है, तो एच में भी वही 0 आइडेंटिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों में दो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर कह रहे हैं कि जी में ए आइडेंटिटी है और एच में ए डैश आइडेंटिटी है, तो दो डिफरेंट आइडेंटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक है, तो जो आइडेंटिटी जी में होगी वही आइडेंटिटी एच में भी होती है। तो यानी कि जो आइडेंटिटी जी के रिस्पेक्ट में आपने ई फिक्स किया है, ई अगर जी में है तो ई एच में भी होना चाहिए। तो दूसरा यही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। थर्ड चीज है कि इनवर्स एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद हम उसके प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने कहा कि ए और बी जी का मेंबर है और ए का इनवर्स बी एलिमेंट है,
ठीक है। तो अगर ए अगेन आपने जी का सबसेट ही तो एच बनाया है, यानी जी एच में वही सारे एलिमेंट है जो जी के एलिमेंट है। अगर ए बाई चांस आपने सबसेट बनाया है एच को आपने जी का सबसेट बनाया और एच में एक एलिमेंट जी के एलिमेंट ए वापस आता है, तो ए का इनवर्स जो जी में था विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन बी, वो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एच में भी क्या होगा, बी ही होगा। तो अगर जी में बी इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बी इनवर्स एच में भी होना चाहिए। यानी कि एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यही है इसका मतलब कि इनवर्स एलिमेंट जितने भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, अगर ए का इनवर्स बी है ये तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि ए का इनवर्स एलिमेंट बी विद रिस्पेक्ट टू जी सेट के रिस्पेक्ट में बी है, तो जब आप ए एलिमेंट एच में ले लेंगे तो इसका इनवर्स वहां पर चेंज हो जाएगा। नहीं, उस सेट उस रिस्पेक्ट में भी वहां पर इनवर्स एलिमेंट वही होगा। और एच स्टार के समूह होने का यही नियम है, सबसे कंपल्सरी रूल यही है कि इनवर्स एलिमेंट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर आपने एच को एक सबसेट बनाया है जिसमें उसके सबसेट के ए बी एलिमेंट्स को लिया है, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उस सेट में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और तब हम कह सकते हैं कि चौथी परिकल्पना को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ आपने देखा, एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं कहती जा रही हूँ पहले स्लाइड्स में कि समूह के 4 परिकल्पनाएं होती हैं। नंबर 1 क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। लेकिन आपने यहाँ पर 3 ही प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। तो वही हम कह रहे हैं कि इस स्लाइड में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सबसेट है तो वो मिनिमम कितने नियम को फॉलो करने के बाद वो ग्रुप में या फिर सब ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरा है कि इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर नाम नहीं लिया क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्स पे डिफाइंड है। इसमें क्या है, जी को जब आपने स्टार के फॉर्मेट में आपने कहा कि ये ग्रुप है, आपने कह दिया कि ये ग्रुप है, तो यानी जी में जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट स्टार के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, सब ग्रुप जब डिफाइन किया, जब सब ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो एच क्या है, जी का सबसेट है, जी के सारे एलिमेंट ही तो एच में है। वो ऑलरेडी आपने पहले चेक कर रखा है कि वो विद रिस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एच में वापस वही सारे एलिमेंट को स्टार के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन को फिर से चेक करना ये जरूरी नहीं। तो एक चीज जो हमने पहले सेट कर रखी है, अगर जी स्टार हमारा ग्रुप है तो एच को स्टार को ग्रुप होने के लिए आपको सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स ही चेक करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर इनबिल्ट है क्योंकि वो जी पर ऑलरेडी स्टार डिफाइंड है, एसोसिएटिव है, तो एच के भी सारे एलिमेंट के लिए भी एसोसिएटिव होगा। तो ये यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। तो सब ग्रुप के लिए आपको 3 ही प्रॉपर्टी, 3 ही परिकल्पनाओं को यहाँ पर पालन करना होगा। और आगे बढ़ते हैं कि क्या इन तीनों जो परिकल्पनाओं को क्या हम और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो प्रमेय 2 देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सपोज वही चीज है कि जी स्टार आपका एक ग्रुप है और एच इसका एक सबसेट है, तो सबसेट सब ग्रुप में कैसे विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी सेम और बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा, उसके लिए हमें बस यही देखना होता है कि ए बी, अगर हमने एच का एलिमेंट लिया तो ए बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होना चाहिए। ए बी इनवर्स है मतलब यही है कि यहाँ पर ए मल्टीप्लीकेशन बी इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ए बी के बीच में, यहाँ पर जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो अगर 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार होता है। यहाँ पर ये ए बी इनवर्स का मतलब ये है कि ए स्टार बी का इनवर्स। अगर मान लीजिए स्टार आपका एडिशन है तो यहाँ पर बी का इनवर्स क्या होगा, माइनस बी होगा। अगर स्टार आपका मल्टीप्लीकेशन है तो बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ही होगा। स्टार को वैल्यू को हम मल्टीप्लीकेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर यहाँ पर स्टार आपका यूनियन है तो स्टार आपका यूनियन से रिप्लेस हो जाएगा, इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा। तो समय समय पर स्टार क्या है आपका डिफरेंट ऑपरेशन से रिप्लेस होता जाएगा। जहां पर ये ए बी इनवर्स का मतलब यही है कि ए स्टार बी इनवर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे लाइन मिल गई। अगर ये हम कह सकते हैं कि एच के 2 एलिमेंट को अगर हम ले और इनका ए बी इनवर्स से जो रिजल्टेंट वैल्यू मिले वो भी अगर एच में हमेशा होगा तो हम कह सकते हैं कि एच स्टार हमारा उप सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये एक मिनिमम परिभाषा है। ये एक लाइन में आप ये चीज देख सकते हैं कि इसी एक लाइन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए स्टार भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है,
इनवर्स होने का मतलब यही है कि वहां पर आइडेंटिटी डिफाइंड होगा, आइडेंटिटी भी वहां पर एलिमेंट होना चाहिए, और बी इनवर्स आपने लेकर ये दिखा दिया कि इनवर्स एलिमेंट भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन दोनों का ऑपरेशन एच में बिलोंग कर रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन हो गई। तो किसी भी सबसेट को सब ग्रुप बनाने के लिए उस सेट जी का विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन अगर हमें करना है तो हमें एक मिनिमम नियम यहाँ पर मिल गया कि ए भी अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो ए बी इनवर्स बी भी उस सेट का मेंबर होना चाहिए। आगे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हमें दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर ओवर √3 हमें दे रखा है। ये कैसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा, a प्लस बी √3 एलिमेंट टाइप के का कलेक्शन होगा, जहां पर a b क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के मेंबर होंगे। ये क्या है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो a प्लस बी √3 फॉर्मेट में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मुझे कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारा रियल नंबर सेट का सबसेट है। ठीक है, अब आर आपका क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपका क्या होता है, आपने देख रखा है कि वो समूह होता है। हमने एग्जांपल में बता रखा है कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चारों परिकल्पनाओं को पूर्णतः पालन करता है, तो वो यहाँ पर समूह है, ये इसका सबसेट है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या Z√3 हमारा सबसेट सब ग्रुप या उप समूह इसका बनेगा या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए बस हमें यही देखना होता है कि ये नॉन एम्प्टी है कि नहीं, पहले तो इसमें कोई एलिमेंट है कि नहीं। तो Z√3 में क्या है, ये नॉन एम्प्टी है, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, अगर ए और बी को हम 0 0 भी ले लेंगे तो भी यहाँ पर 0 एलिमेंट होगा। तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट इसका होना चाहिए। तो आपने देखा कि a प्लस बी √3 क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स आर में होते हैं, तो इसका सबसेट भी है यहाँ पर। अब इसका सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, a इंटू बी इनवर्स की वैल्यू भी जेड में हो, यानी एक एलिमेंट हमने अगर अल्फा लिया Z√3 में, वो क्या होगा, a प्लस बी √3 टाइप। दूसरा एलिमेंट हमने बीटा लिया जेड में, वो किस तरह से होगा, c प्लस डी √3 टाइप। इन दोनों को यानी अल्फा इंटू बीटा इनवर्स। अब यहाँ पर स्टार की वैल्यू को देखिए कि स्टार क्या है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में एडिशन का मान दिया गया हुआ। तो ए प्लस अल्फा इंटू बीटा इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा स्टार बीटा इनवर्स। अब स्टार क्या है यहाँ पर, एडिशन, यानी अल्फा प्लस और बीटा इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके नेगेटिव, उसके इनवर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आर में देखें तो वो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यानी अल्फा प्लस ब्रैकेट में माइनस बी की वैल्यू हमें चेक करना है कि क्या ये a प्लस बी √3 टाइप्स के एलिमेंट्स आते हैं कि नहीं। तो हमने जब यहाँ पर करके देखा तो ये a माइनस सी प्लस बी माइनस 3 √3 टाइप का एलिमेंट आया, जो कि अगेन Z√3 का एलिमेंट है। यानी अगर ए भी Z√3 के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी इसी का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये इसका उपसमूह है। सिमिलरली यहाँ पर और सारे एग्जांपल देखिए, GL2R लिखा हुआ है, तो जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ये एक ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो 2x2 ऑर्डर की होगी और इन्वर्टेबल होगी। ठीक है, तो सारे 2x2 एलिमेंट्स के 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कलेक्शन है, जिसको हम जनरल लीनियर 2/R पे कहते हैं। R से मतलब यही होता है कि इसके सारे एंट्रीज रियल होंगे। ठीक है, इनमें D एक नया ग्रुप डिफाइन किया जिसमें सिर्फ विकर्णों को इन्होंने ऑन किया, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को लिया है कि अगर इसका डायगोनल एलिमेंट्स को हम लेते हैं तो क्या ये इसका सब ग्रुप कहलाएगा कि नहीं। तो क्योंकि जर्नल लीनियर ग्रुप सारे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कलेक्शन है, तो ये अपने आप में तो ग्रुप है ही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में। तो क्या डी होगा, तो डी आपने डायगोनल एलिमेंट्स लिया, तो दो डायगोनल एलिमेंट्स का को अगर आपस में ऑपरेट करें तो भी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ही मिलता है हमें। आप वैसे देखिए कि अगर एक ए वैल्यू हमने ए बी लिया डायगोनल एलिमेंट्स और बी वैल्यू हमने सी डी लिया डायगोनल एलिमेंट्स में, बाकी सारे हम 0 लेंगे, तो ए प्लस ए इंटू बी का इनवर्स अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखें तो रिजल्ट में भी एक डायगोनल एलिमेंट्स ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल डायगोनल एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पर जो वो भी हमारा डी का ही मेंबर होगा, तो डी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर एक सब ग्रुप कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और सारे भी एग्जाम इसका प्रूफ भी दे रखा है कि हमने क्या क्या यहाँ पर चेक किया। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको मिनिमम रूल से भी यहाँ पर बताया कि a इंटू बी इनवर्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो भी एक डायगोनल एलिमेंट्स ही होगा, तो वो डी में होगा। और बाकी विस्तृत रूप से 3 परिकल्पनाओं को अगर आप देखें कि स्टार मल्टीप्लीकेशन क्या यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू डी है कि नहीं, और आइडेंटिटी एलिमेंट डी में है कि नहीं, इनवर्स एलिमेंट डी में है कि नहीं, इस फॉर्मेट में भी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस स्लाइड से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नया समुच्चय लिया गया है जो इंटीजर एलिमेंट्स के सारे सम एलिमेंट्स को, इवन नंबर्स को ले रखा है।
तो इवन नंबर्स का कलेक्शन भी क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा। अब यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है क्या ये इसका सब ग्रुप होगा या नहीं विद रिस्पेक्ट टू जो भी ऑपरेशन आपने जेड पे डिफाइन किया। तो जेड प्लस हमारा ग्रुप है, तो क्या जेड का इवन नंबर्स का जो कलेक्शन जहां पर जेड ई यहाँ पर सफिक्स में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या यहाँ पर ग्रुप बनेगा कि नहीं। तो इसके लिए मिनिमम रूल यही है कि हम जेड ई के दो एलिमेंट्स को लेंगे और उसमें से अगर एक एलिमेंट ए है दूसरा बी है तो ए बी इनवर्स क्या जेड ई का एलिमेंट है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ए बी इनवर्स का मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी इनवर्स। स्टार क्या है यहाँ पर, एडिशन यानी ए प्लस, और एडिशन का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो माइनस बी। तो ए प्लस माइनस बी की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो वो वैल्यू भी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन में एलिमेंट आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी इवन नंबर है, जेडी का मेंबर है। तो यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स का भी, सेट ऑफ इवन नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी यहाँ पर एक सब ग्रुप कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के सेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि ये भी एक उपसमूह होता है सभी फंक्शनों के सेट के फॉर्मेट में। कंपोजिशन, यहाँ पर ऑपरेशन आपका कंपोजिशन फंक्शन ले रखा है, एडिशन फंक्शन ले रखा है, इसमें भी हम बता सकते हैं कि संतत फलनों का जो समुच्चय होता है ये भी हमारा सब ग्रुप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ये है एक सपोज अगर जी हमने एक ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया है, मैट्रिक्स आपने पिछले यूनिट में अवयवों के बारे में भी देखा, अवयवों पर भी हम ग्रुप की प्रॉपर्टी और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं कि रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा। तो सपोज हमने जी एक ऐसा सेट लिया है जो 2x3 एलिमेंट्स का 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कलेक्शन है, जहां की जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखी है सी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी यानी कि यहाँ पर वास्तविक नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं, यानी जी हमारा एक जनरल सेट है यानी यूनिवर्सल सेट है सारे 2x3 ऑर्डर के अवयव का मैट्रिक्स का। अब इसमें एक इन्होंने नया सेट एस डिफाइन किया है। एस हम ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें पहली रो में पहला एंट्री ऑफ होगा, A11 की वैल्यू 0 होगी, A12 की वैल्यू कुछ A एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया, A13 की वैल्यू B से रिप्रेजेंट किया है। दूसरे रो में A21 और 22 की वैल्यू हमेशा 0 होगी और N23 की वैल्यू को C से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर दिया गया कि एस की जो एंट्री सॉरी इसकी जो एंट्रीज है ए बी सी, ये सारी एंट्रीज क्या है, ओवर सी ही डिफाइंड है, यानी रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में आप देखिए, तो सबसे पहले तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी में क्या होगा, हमें यह मार्क करना होगा कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जिसमें सारे रो सारे कॉलम 0 होंगे, जो जी में तो पहले से बिलोंग कर रहे हैं। क्या वो एस में बिलोंग कर रहे हैं यानी, यानी कि अगर ए बी सी के एलिमेंट्स को हम 0 कर दें, क्योंकि ए बी सी एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 आपका बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ 0 सारे रो अगर 0 कर दे, सारे कॉलम भी 0 कर दें, तो ये मेंबर भी एस का मेंबर हो सकता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो जी में था वो एस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन की अब हम क्या एस के दो एलिमेंट को लेंगे, एक ए हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, बी एक दूसरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जिसकी एंट्रीज यहाँ पर एल एम एन आर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट है। तो क्या इन दोनों का सम एक जो तीसरा मैट्रिक्स सी मिलेगा, क्या वो एस का मेंबर होगा। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में A11 एलिमेंट B11 से ही ऐड होता है, 211 एलिमेंट B21 से ही ऐड होता है। मैट्रिक्स में आपने क्या देखा था कि सुव्यवस्थित अरेंजमेंट है ये, तो नंबर्स का एक व्यवस्थित अरेंजमेंट, एक व्यवस्थित व्यवस्था है यहाँ पर। तो आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं हो सकते। अगर A11 हमने लिया तो इसका एडिशन भी 11 से ही होगा। तो यानी अगर दोनों मैट्रिक्स में A11 एंड B11 दोनों प्लेस पे 0 0 है, तो वो कभी भी वहां पर एलिमेंट कोई नंबर माइनस प्लस या कोई और अलग नंबर नहीं आ सकता, दोनों का योग 0 0 ही आएगा। तो यानी एस के अगर एक एलिमेंट्स को हमने जी के एक एलिमेंट को लिया जो इस फॉर्मेट में है जिसके सिर्फ 3 ही एंट्री ऑन है बाकी सारे 0 हैं, और एक दूसरे एलिमेंट को लिया जिसमें 3 एंट्री ऑन है बाकी सारे 0 हैं, तो उनका अगर हम एडिशन करेंगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में ही एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी पहली एंट्री 0 होगी, दूसरा A21 प्लस B21, तीसरे में A31 प्लस B31 एंड लास्ट में यहाँ पर A23 एंड B23 के फॉर्मेट में ही होगा। तो वो भी एलिमेंट एस का ही होगा, यानी एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एस भी यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो आपने दिखा दिया आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और यहाँ पर
बाइनरी ऑपरेशन यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिविटी की जहां पर बात है वो आपने पहले ही देख रखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर जी में ओरिजिनल सेट में पहले से डिफाइंड है तो उसके सबसेट में वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी जी में एक बार ऑपरेशन पे हमने डिफाइन कर रखा है कि सारे एलिमेंट एसोसिएटिव है। और क्योंकि एस जो सबसेट है वो जी के सारे एलिमेंट को लिया हुआ, तो फिर से उनको एसोसिएटिव दिखाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी काम बचता है यानी कि इनवर्स के बारे में बात करना। तो जी में कोई एलिमेंट अगर हमने लिया एस के तरह के एलिमेंट्स की, इसमें 3 एंट्री ही ऑन है, तो उसके इनवर्स एलिमेंट क्या है, आपने देखा है कि वो एलिमेंट क्या होते हैं, सारे एंट्रीज निगेटिव होने चाहिए। तो अगर ए बी सी आपने एस का एलिमेंट लिया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है और वो एस के एलिमेंट के फॉर्मेट में आप कह रहे हैं, तो क्या इसका माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी इसका मेंबर हो सकता है? तो यस, क्योंकि हमने एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से ली है। अगर ए बी सी एस में है, सी में है, तो इनका इनवर्स एलिमेंट भी सी में होता है। जैसे कि अगर एक सी में बिलोंग कर रहा है तो -1 भी यहाँ पर आपका सी में बिलोंग करता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 0 0 ए बी एंड 0 0 सी इसका मेंबर है, तो 0 -a -b एंड 0 0 -c भी इसका ही मेंबर होगा, यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो अब एक तीनों परिकल्पनाओं को एक साथ अगर एक ही दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर इसका उप समूह कहलाएगा। तो मैट्रिक्स में भी आपने देखा और बाकी उदाहरण से अब आपकी ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें समूह का उप समूह प्रूव करने के लिए किन किन मिनिमम के कंपल्सरी रूलों के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, समझना है। कितनी चीजें ऑलरेडी हमें यहाँ पर इनबिल्ट है जिनको हम पिछले नियमों से बता सकते हैं कि वहां पर सेटिस्फाई है, तो दोबारा करने की हमें उसे जरूरत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, सम ग्रुप के सेंटर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जी का केंद्र क्या होगा। तो समूह जी का जो भी केंद्र होता है, इसको सेंटर ऑफ जी जो हम कहते हैं, इसको हम कैपिटल जेड ऑफ जी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल जी ब्रैकेट में जी जो लिखा हुआ है, तो यानी ये किसी सेट जी जो ग्रुप जी है उसके सेंटर की बात की जा रही है। ये भी क्या होता है, एक जी का सबसेट होता है, और ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो जी के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए अगर ए बी जी का मेंबर है, तो ए स्टार बी की जो वैल्यू आएगी और बी स्टार जी की वैल्यू जो भी कुछ आएगी वो दोनों हमेशा इक्वल होगी। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ए स्टार बी की इज इक्वल टू बी स्टार ए, जहां पर ए बी हमारा जी का एलिमेंट है। अगर ये नियम सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि पूरा जी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्रम विनिमय नियम हिंदी में कहते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये किसी दो एलिमेंट के डिफाइन कर रहा है तो ये कहते हैं कि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो जेड जी क्या होता है, जेड जी के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो जी के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे। यानी अगर आपने कहा कि एक जी में जेड जी में बिलोंग कर रहा है, तो एक यानी एक जो हमारा नंबर है वो जी में जितने भी एलिमेंट्स आपने ले रखे हैं उन सभी के एलिमेंट्स के साथ, चाहे हम लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड से ऑपरेट करें, जो भी रिजल्ट वैल्यू मिलेगी उससे हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम जेड जी कहते हैं। अब जेड जी भी क्या होता है, जेड जी भी हमारा एक ये सबसेट है, क्योंकि जेड जी में कैसे एलिमेंट्स है, वो जी के तो एलिमेंट्स आपने लिया है, यानी ये भी एक इसका सबसेट हुआ। तो जेड जी हमारा कभी सबसेट और कभी प्रॉपर सबसेट कैसे होता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जेड जी भी जो हमारा सबसेट है, ये विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन जो आपने जी जिसपे आपने उसको ग्रुप प्रूव किया है, ये भी हमारा सब ग्रुप कहलाता है। अब इसके एलिमेंट्स की खास बात बस यही है कि एक चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद उसमें एक खास बात एक एक्स्ट्रा ये होती है कि इसके सारे एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अगर आप कह सकते हैं कि जी आपका अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप होने का मतलब क्या हुआ, ग्रुप में कब वो अबेली ग्रुप जिसको कहते हैं अबेली कब होगा, यानी कि आप क्लेम कर रहे हैं कि वो चारों परिकल्पनाएं तो उस जी ने विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सेटिस्फाई किया है, उसके साथ साथ क्रम विनिमय रूल को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो यानी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समूह है वो अबेली समूह है, यानी अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए यानी कि आपने 5 परिकल्पनाओं को यहाँ पर ये बताया है कि ये कंपल्सन बताया कि इन पांचों परिकल्पनाओं को ये डिफाइन या सेटिस्फाई कर रहा है।
तो जब भी अगर ग्रुप हमारा अबेलियन ग्रुप होता है तो उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि उस यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ये आपस में कम्यूटेटिव है। ये कोई भी एक एलिमेंट आप लेंगे तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर ए स्टार बी करे या बी स्टार ए करे तो वैल्यू हमारी हमेशा सेम होगी। अब आप आइए सेंटर ऑफ जी डिफाइन, इसका आपने डिफाइन किया। सेंटर ऑफ जी ऐसे जी के एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो जी के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। सारे एलिमेंट के साथ आप चाहे ए को स्टार बी करे या बी स्टार ए करे, वैल्यू सेम आएगी। आपने पहले ही कह रखा है कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप है, यानी उसके सारे एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिव है। अब जेड जी क्या कर रहा है, ऐसे एलिमेंट्स को पिक कर रहा है जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है। तो वो आप ऐसा करते करते आप पाएंगे कि आपने जी के सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है जो आपस में कम्यूटेटिव है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जेड जी, अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है तो सेंटर ऑफ जी जो ग्रुप होगा वो ओरिजिनल आपका जी के बराबर ही हो जाएगा। और अगर वो कम्यूटेटिव नहीं होगा तो उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। वो सारे एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे उनका जो हम सेट बनाएंगे वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा जी का, और वो हमारा सेंटर ऑफ जी कहलाएगा। तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ जी के इक्वल होने की कंपल्सरी प्रॉपर्टी यही है कि जी का अबेलियन होना या जी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि हमें ये जांच करना है कि क्या ये 2x2 मैट्रिक्स, जिसका पहला एलिमेंट इन्होंने फिक्स कर दिया 1 और डायगोनल दूसरा एलिमेंट 2 है, ये जेड में बिलोंग करता है या नहीं। आपने कहा कि जेड जी का फॉर्मेशन क्या है, जेड जी ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि 1002 मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स जेड जी में है, इसका मतलब ये आपने ये अथॉरिटी दी, आपने ये कहा है कि ये जी में जितने भी एलिमेंट है उनके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जी में अगर हमने एक जनरल लीनियर जो आपने यहाँ पर ग्रुप लिया है ओवर रियल नंबर सेट, यानी GL2R, मैंने पहले भी बताया कि क्या है, ये जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं ओवर आर, कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2, ये ऐसे 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है। जितने भी 2x2 मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे उनमें से जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उनको अगर आप लेकर यहाँ पर एक सेट बनाए तो वो GL जनरल लीनियर सेट कहलाता है। और उनकी एंट्रीज अगर रियल नंबर होती है तो उसको ब्रैकेट में R से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ये देखना है कि क्या जी के जितने भी मैट्रिक्स हैं उसके साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जी के हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया ABCD, हमें बस यही चेक करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स आपने 1002 दे रखी है इसका मल्टीप्लीकेशन A के साथ उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो भी वैल्यू आती है क्या इक्वल है। तो आपने यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि वैल्यू सेम नहीं है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी 1002 ZG का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसको लास्ट लाइन आप देखिए, कंक्लूजन यही लिखा हुआ है कि ये 1002 ZG का मेंबर नहीं है। इसके होने के लिए कंपल्सन यही था कि इसका जी के किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। अब उपसमुच्चयों के बारे में यहाँ पर और कुछ स्पेशल जो हमारे उपसमुच्चय हैं उनके बारे में भी हम समझते हैं। तो एक यहाँ पर दो उपसमुच्चय के बारे में एक साथ डिस्कस करने की बात की गई। तो पहले हम उपसमुच्चय के बारे में समझे क्या है कि अगर जी हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है और H और K हमने दो उसके सबसेट्स ले रखे हैं, तो H इंटरसेक्शन K क्या होगा। तो इंटरसेक्शन भी आप समझिए कि वो क्या है, H में सारे G के एलिमेंट्स हैं, K में भी G के ही एलिमेंट्स हैं, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, उसमें भी G अगर कुछ एलिमेंट्स मिलता है या तो वो एम्प्टी होगा या फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स अगर कॉमन होते भी हैं तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, G के ही होंगे। तो H इंटरसेक्शन K क्या होगा, वो भी आपका, यानी कि ओरिजिनल जो कुछ भी वैल्यू मिलेगी वो सबसेट है G का। तो पहला नियम तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि H इंटरसेक्शन क्या है, K वो G का यहाँ पर सेट है, ठीक है, जी का सबसेट है। अब हम यहाँ पर क्या चर्चा करने आए कि क्या H इंटरसेक्शन, अगर H आपका जी का उपसमूह है, जी इसका K भी आपका जी का उपसमूह है, तो H इंटरसेक्शन K क्या होगा।
तो H इंटरसेक्शन K भी क्या है, सबसे पहले ये सबसेट होना चाहिए, आपने दिखा दिया कि सबसेट है। अब H इंटरसेक्शन K भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार है इसके रिस्पेक्ट में ये बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दूसरा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सब सारे एलिमेंट्स के लिए वो यहाँ पर हमें देखना नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट जो G की है, जो H में थी, जो K में थी, वो H इंटरसेक्शन K में भी होना चाहिए। तो आप यहीं पर एक लाइन मत समझिए कि अगर आपने कहा है कि एच जी का समूह है, इसका मतलब एच जी का उप समूह है, इसका मतलब जी की जो आइडेंटिटी है वो एच में होगी। सेम लाइन आपने कहा कि के आपका जी का उप समूह है, तो इसका मतलब जी की आइडेंटिटी के में भी है। और एच इंटरसेक्शन अगर आप के कर रहे हैं तो जो एलिमेंट एच और के में कॉमन होंगे वो एच इंटरसेक्शन के में होंगे, इसका मतलब आइडेंटिटी एच इंटरसेक्शन के में है, यानी आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट होगी। दूसरा अब हम नियम आते हैं कि एच में क्या इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो एच में सारे जी के एलिमेंट है और आपने कहा एच जी का उप समूह है, यानी अगर एच में कुछ भी एलिमेंट्स है वो जी के एच में जितने भी एलिमेंट्स है उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, के में जितने एलिमेंट है उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनका इंटरसेक्शन हम कोई एलिमेंट लेंगे, अगर ए एच में है उसका इनवर्स भी जो है एच में है, और अगर ए के में होगा तो इसका इनवर्स भी के में होगा, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, सेम एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट भी आ जाएगा, या तो दोनों नहीं आएंगे। तो अगर H इंटरसेक्शन A में कोई एलिमेंट आता है तो उसका इनवर्स एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K में इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम इसी रिजल्ट पर पहुंचे कि H इंटरसेक्शन K भी हमारा सब ग्रुप कहलाएगा G का। तो H और G के अगर आपका सब ग्रुप है तो H इंटरसेक्शन K भी यहाँ पर सब ग्रुप होगा। तो इसको आप मिनिमम नियम से भी आप समझा सकते थे कि अगर A B हमने H इंटरसेक्शन K में एलिमेंट लिया तो A B इनवर्स इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, जैसा कि स्लाइड में दिया हुआ है, तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रमेय नंबर 6 में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे दिया गया है कि अगर एच आई कोई कलेक्शन है, एच आई सेट है, एक आप कलेक्शन कह सकते हैं कि H1 H2 अप टू जितने भी सबसेट्स बनेंगे जी का, कोई यहाँ पर सब ये जी का सब ग्रुप है, तो इस कप का जो भी इंटरसेक्शन होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन जितने भी यहाँ पर इंटरसेक्शंस होंगे, वो भी जो रिजल्ट में मुझे सब वो भी क्या होगा, जी का सब ग्रुप सबसेट होगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो वैल्यू भी यहाँ पर सब ग्रुप कहलाएगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पे आपने 2 में देख लिया, 3 में भी हम प्रूव कर सकते हैं जनरल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरसेक्शन एच आई भी आपका एक सब ग्रुप कहलाएगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में कि एच इंटू सपोज अगर ए और बी इसके दो उप समुच्चय हैं या सबसेट्स हैं, तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी एक ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन होंगे जहां पर पहला एलिमेंट a और दूसरा एलिमेंट b से आएगा, और उसके मल्टीप्लीकेशन से हम यहाँ पर एक सेट्स बना रहे हैं। तो ये जो a इंटू बी है, अब इन पे विचार करने जा रहे हैं कि क्या a इंटू बी भी इसका जो सबसेट है ये सब ग्रुप होगा या नहीं। तो a इंटू बी सब ग्रुप होने की कंडीशन यही है कि अगर ए बी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो ए बी का जो होल इनवर्स होगा वो भी यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। तो जनरली हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं होता, तो इसकी कंपल्सरी कंडीशन क्या है, उदाहरण से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि a इंटू बी हमारा सब ग्रुप कब कहलाएगा, a इंटू बी हमारा सब ग्रुप तब कहलाता है अगर ए बी की वैल्यू और b इंटू ए जो आपने सबसेट बनाया है ये दोनों अगर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ए बी और ए बी या फिर बी ए दोनों ये क्या है, हमारा सब ग्रुप है या उप समूह है जो ओरिजिनल ग्रुप जी है उसका। तो उसकी और कंपल्सरी यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 7 में कंडीशन दे रखी है कि मल्टीप्लाई अगर एच ए आपका सब ग्रुप है, अगर एच आपका ग्रुप है सब ग्रुप है, के आपका सब ग्रुप है, तो एच इंटू के सब ग्रुप होने की कंडीशन यही है कि एच इंटू के की वैल्यू के इंटू एच के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एच इंटू के जो आपने यहाँ पर सेट बनाया है इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन, ये एक ऑर्डर्ड सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट एच से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो तब हम कह सकते हैं कि ये इसका सब ग्रुप होगा। तो H इंटू के आपका बहुत इंपॉर्टेंट आगे रोल प्ले करेगा, अपने कुछ लैग्रांज थ्योरम्स वगैरह में हम प्रूव करने में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में इसके ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है कि H इंटू के का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होने का मतलब ये कि इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो अगर H आपका सब ग्रुप है, G का के आपका ग्रुप है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर H के बारे में चेक करना हो तो ऑर्डर ऑफ H के की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा H में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने K में एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और H इंटरसेक्शन K में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो नंबर को दर्शाएगी कि H इंटू के में उतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम
इस पिछली इकाई में हमने उप समूह कैसे ही सबसेट्स हमारा उप समुच्चय कैसे हमारा उप समूह में कन्वर्ट होता है, कब होता है, कब नहीं होता, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम अगली इकाई पर जाते हैं। अगली इकाई हमारी है चक्रीय समूह के बारे में, जिसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखें। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि चक्रीय समूह के बारे में डिटेल में जानना, किस परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा करना कि किस परिकल्पना को हम डिटेल में समझें, या मिनिमम कौन सी परिकल्पनाएं हैं जिसको हम अप्लाई करने के बाद किसी समूह को हम चक्रीय समूह के बारे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड में आपने साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह की परिभाषा को ये स्लाइड प्रदर्शित कर रही है। तो चक्रीय समूह क्या है? मान लीजिए जी आपका एक समूह है और उसमें एक एलिमेंट हमने ए ले लिया। तो पहले तो ये एक समूह है ही है। समूह यानी कि इसमें सारे चारों परिकल्पनाओं को ये फॉलो करता है, एक बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में। अब ये जो ग्रुप है एक स्पेशल ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट्स, अगर कोई इसमें एक ना एक एलिमेंट ए हमें ऐसा जी में मिलता है जिसकी पावर के फॉर्मेट में हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि पहला एलिमेंट अगर हमारा ए की पावर 1 है तो दूसरा ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तीसरा ए क्यूब से। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर यही, ए की पावर 2 का मतलब ये नहीं कि हमने मल्टीप्लाई किया। ए स्क्वायर का मतलब ए स्टार ए से। तो तीसरे एलिमेंट ए क्यूब का मतलब ए स्टार ए, यानी अगर स्टार यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन है तो ए प्लस ए, हमने उसको 3 बार ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब यानी ए की पावर के फॉर्मेट में अगर जी के सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट ए ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी पावर के फॉर्मेट में अगर हम सारे एलिमेंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो ग्रुप हमारा चक्रीय ग्रुप कहलाता है, चक्रीय समूह कहलाता है। तो और वो जो स्पेशल एलिमेंट ए है जिसकी पावर से हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो एलिमेंट हमारा ग्रुप का जनरेटर या आप जनरेटर या एक जनक कहते हैं, जनक कहलाता है उस ग्रुप का। और इसको मिनिमम इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट देख सकते हैं। आपने एक स्पेशल ब्रैकेट देखा है कि जी इज इक्वल टू स्पेशल ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये आपने ये बताने की कोशिश की है कि जी आपका जो समूह है वो साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय समूह है, और इसका जनरेटर ए है। जी के जो सारे एलिमेंट्स है इसको ए के पावर के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी अगर आप एग्जांपल में इसी स्लाइड में समझना चाहें तो अगर आप समझे तो जी की वैल्यू, अगर मैं एक एलिमेंट आपको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि आप जी की वैल्यू लीजिए -1, 1 आई और -i। और इस जो ये प्रॉपर ये जो ग्रुप सेट है जी जिसमें 4 एलिमेंट्स आपने लिए हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर आप चेक करें तो आप पाएंगे कि ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा। कैसे साइक्लिक ग्रुप होगा, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी पावर अगर हम बदलते जाए तो हमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने आई सेलेक्ट किया, आई की पावर अगर 1 किया तो आई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई स्क्वायर करेंगे तो वो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई क्यूब करेंगे तो आई क्यूब का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये नहीं कि आई इंटू आई है ना। तो आपने ऑपरेशन आई इंटू आई, हाँ यहाँ पर यही है। आई क्यूब का मतलब क्या है, आई स्टार। ठीक है, तो स्टार आपने अगर मल्टीप्लीकेशन से आपने रिप्लेस किया तो आई इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, -1, एंड फिर इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको -i मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, फिर से आई को आपने 4 बार अगर मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट, हमें वहां पर क्या मिलेगा, आई इंटू आई आपने 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यानी आई की डिफरेंट पावर से हमने आई को भी रिप्रेजेंट किया, -i को भी रिप्रेजेंट किया, 1 को भी रिप्रेजेंट किया और -1 को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी के जो हमने 4 एलिमेंट्स आपको एग्जांपल में बताया कि जी की वैल्यू को हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आई से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा एलिमेंट -i को अगर आप लीजिए, -i की भी अगर आप पावर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स को अपने सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो इसका मतलब कि आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जनरेटर जो किसी साइक्लिक ग्रुप का होता है वो यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा जनरेटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो जो एक उसी सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पूरे यूनिट में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि समूह हमारा चक्रीय समूह कब होता है, यानी हमें ऐसे एलिमेंट्स की खोज करनी है जिसकी पावर अगर हम डिफरेंट बदलते जाएं तो हमें वो सेट के एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट करता जाएगा।
अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो वो ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, अदरवाइज वो ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाता। यहाँ पर क्या है कि जो अब जिस भी एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी पावर लगाते चले जाते हैं। तो अगर हमने ऑर्डर जो भी आई एलिमेंट सेलेक्ट किया, आई की पावर हमने जब 4 किया तो 4 इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। 1 क्या है? उस ग्रुप की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एलिमेंट्स के ऑर्डर, उसकी कोटि को भी यहाँ पर इसी नंबर से हम परिभाषित करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए है, इसका हम कहेंगे ऑर्डर हमारा एन होता है अगर ए की पावर एन की वैल्यू आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे कि आई की पावर आपने 4 किया तो वैल्यू आपको आइडेंटिटी मिल गई, 1 वैल्यू मिल गई। यहाँ पर आई का ऑर्डर क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी एक मिनिमम यहाँ पर एक परिभाषा ऑर्डर के फॉर्मेट में भी कह सकते हैं कि कोई भी ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप तब कहलाता है जब उसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब यानी ग्रुप में सारे जितने भी एलिमेंट्स हो। तो अभी अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा कि उस ग्रुप में 4 एलिमेंट्स थे और जब हमने उसमें एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया और इसकी पावर लगाना शुरू किया तो आई का भी 4 ही पावर करने पर वैल्यू आइडेंटिटी आ गई। तो आई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 4 है और ग्रुप का भी ऑर्डर 4 है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये भी एक मिनिमम डेफिनेशन है ये प्रूव करने के लिए कि ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। तो अगर आप ये क्लेम करते हैं, दोनों ही तरफ से प्रूफ होता है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब वहां पर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी पावर लगाने जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि S5 एक सिमेट्रिक ग्रुप लिया गया है, सिमेट्रिक ग्रुप, और ये चेक करा जा रहा है कि इसके ऑर्डर क्या है। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर का मतलब यही है कि हम उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, तो वो मिनिमम नंबर, वो लीस्ट नंबर n चाहिए होता है जो उस एलिमेंट्स के पावर लगाने पे उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे, वही नंबर उस एलिमेंट्स का ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट आपने देखिए लिया हुआ है, सिमेट्रिक ग्रुप ओवर 5 आपने लिया हुआ है। इसमें 1 2 और 1 2 3 की ऑर्डर आपको यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले 1 2 को हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 का यहाँ पर इमेज 2 जा रहा है, 2 का 1 जा रहा है, 3 का 3 पे जाएगा, इसी तरह 4 का 4, 5 का 5 पर जाएगा। तो वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। तो 1 2 का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, ये आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी ना लिखने का भी कारण यही है क्योंकि किसी भी ग्रुप में, अब ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी आइडेंटिटी एक मात्र एक एलिमेंट होता है किसी भी समूह में कि जिसका ऑर्डर 1 होता है। ये आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट ये क्लेम करता है कि उसका ऑर्डर 1 है तो ऑटोमेटिक वो एलिमेंट आपका क्लेम हो जाएगा कि वो आइडेंटिटी है। या आइडेंटिटी आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है या कोटि क्या है, तो उसकी कोट हमेशा 1 होती है। तो आइडेंटिटी एक ऐसा एकमात्र एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो अब ये पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गई कि 1 2 का ऑर्डर 1। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 पे हम पावर 2 लगाकर चेक करते हैं कि यानी 1 2 को फिर से 1 2 से हम मल्टीप्लाई, सेम एलिमेंट्स पे मल्टीप्लाई मींस स्टार से यहाँ पर सेपरेट करते हैं। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जो मैं यहाँ पर स्क्वायर कह रही हूँ, स्क्वायर का मतलब हमेशा मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। सिमेट्रिक ग्रुप किस पे डिफाइन होता है? कंपोजिशन ऑपरेशन पे। तो देखिए 1 2 का जो स्क्वायर है इसका मतलब है कि 1 2 कंपोजिशन 1 2। अब ये वैल्यू क्या है आपने चेक किया, ये वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आ जा रही है। तो इसका मतलब ये जो लीस्ट नंबर 2 है ये इसी 1 2 का ही ऑर्डर है। इसी तरह 1 2 3 का भी आप यहाँ पर कोटि निकाल सकते हैं। अब प्रमेय नंबर 3 में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर कोटि पर दिया हुआ है कि मान लीजिए जी एक ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है, तो ए का जो भी कुछ ऑर्डर होगा वो जी इंटू ए इंटू जी इनवर्स का भी वही होगा। तो ये चीज आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जी और ए और जी तीनों एलिमेंट्स क्या है, जी के ही मेंबर होते हैं। तो ये एक फॉर्मेशन है। और जी इंटू ए इंटू जी इनवर्स का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से नहीं होता, ये जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स से मतलब है, जहाँ पर जी इनवर्स यानी जी का इनवर्स एलिमेंट रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो एलिमेंट मिलेगा और ए का जो ओरिजिनल ए एलिमेंट है, इन दोनों ही एलिमेंट का ऑर्डर सेम ही होता है। प्रमेय नंबर 5 में देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है। आपने अभी क्रम विनिमय नियम के बारे में डिटेल में पिछले यूनिट में चर्चा किया है। तो कोई भी जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा ही अबेलियन होता है। आप इस स्टार्टिंग कह सकते हैं कि चक्रीय ग्रुप हमेशा अबेली होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब ऐसा क्यों है? अबेलियन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए होना चाहिए।
अब चक्रीय ग्रुप में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट ए के पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने पहला एलिमेंट ए रेज टू पावर आर लिया, दूसरा ए रेज टू पावर एस लिया, तो ए इंटू आर का जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, आर प्लस एस सम हो जाता है। और एडिशन क्या होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो आर प्लस एस की वैल्यू आप एस प्लस आर भी लिख सकते हैं, यानी ए रेज टू पावर आर की वैल्यू आपने ए रेज टू पावर आर स्टार ए रेज टू पावर एस की वैल्यू आपने ए रेज टू पावर एस स्टार ए रेज टू पावर आर में आपने कन्वर्ट कर दिया है, जो कि ये जनरल किसी भी चक्रीय समूह के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब चक्रीय समूह हमेशा ही अबेलियन होता है। बल्कि कन्वर्स अगर आप सोचे तो हर एक अबेलियन ग्रुप चक्रीय समूह नहीं होता। अबेलियन होने के लिए कंडीशन सिर्फ कम्यूटेटिव होना है, एलिमेंट्स के पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए एवरी अबेलियन ग्रुप जरूरी नहीं कि वो हमेशा चक्रीय समूह हो, बट हर चक्रीय समूह अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय समूह का एक कोई भी उपसमूह, जो पिछले यूनिट में आपने सब ग्रुप के बारे में उपसमूह के बारे में डिस्कस किया है, तो चक्रीय समूह का जो भी कोई सब ग्रुप होता है वो भी चक्रीय ही होगा। अब पिछले ये बताना बहुत अब कठिन नहीं है उपसमूह के बारे में कि उपसमूह में क्या होता है। सबसे पहले वो सबसेट होना जरूरी है। सबसेट क्या होता है, यानी कि वो जो ओरिजिनल सेट के ही एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अगर आपका ओरिजिनल सेट ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसमें एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके पावर से सारे एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसके सबसेट में भी तो वही एलिमेंट्स हैं। यानी वहां पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी पावर से ही सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी स्टार के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा, स्टार के रिस्पेक्ट में वहां पर ग्रुप प्रूफ होगा। तो अगर वो उसका उपसमूह है तो वो भी क्या होगा, अगर वो सब ग्रुप है तो वो भी क्या होगा, चक्रीय ही होगा। क्योंकि चक्रीय होने के लिए बस यही कंडीशन है कि वहां पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके पावर के फॉर्मेट में सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हो। क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पर दोनों सेट्स के सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जितने भी सबसेट सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो सारे भी साइक्लिक ही होंगे। यहाँ पर देखिए एच जी और एच के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में बात की जा रही है। अगर जी कोई आपका सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है, और एच और के उसके सब ग्रुप हैं, तो एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, इसका जी का सब ग्रुप है, आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो इंटरसेक्शन में भी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो भी स्टार के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा, और इनवर्स वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सब ग्रुप होगा और सब ग्रुप है, और इसके एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। वहां पर भी एक एलिमेंट है जो जिनके पावर के फॉर्मेट में हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब ग्रुप मेरा चक्रीय सब ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके सब ग्रुप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो भी चक्रीय ही होंगे। अब आता है आइलर फाई फंक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर चक्रीय फंक्शन, चक्रीय ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। मैंने पहली स्लाइड में आपको ये एक्सप्लेन किया कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होता है, इनवर्स यूनिक होता है, बट उसका जो जनरेटर होता है वो जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो। उस वहां पर आपने G इज इक्वल टू 1 -1 I एंड माइनस आई में ही देखा कि I और माइनस आई दोनों ही इसके जनरेटर है। तो जनरेटर यहाँ पर एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर मुझे आइलर फाई फंक्शन से मिलता है। आइलर फाई फंक्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी जो भी ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर n है, तो यहाँ पर कितने जो है नंबर कितने यहाँ पर जनरेटर है, या कितने इस ग्रुप का कितना जनक यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। वो कौन कौन से होंगे ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन नंबर हमें जरूर पता चल सकता है कि अगर कोई ग्रुप है 5 ऑर्डर का, तो इस 5 ऑर्डर के ग्रुप में कितने जनक यहाँ पर होंगे, या इसके कितने जनरेटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये नंबर हमें मिल जाता है तो सारे जनरेटर्स को निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। जैसे 4 आपका है, तो आप जब तक एक एक एलिमेंट्स को आप सारे पावर में नहीं लगाकर चेक करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कितने जनरेटर है। इस आइलर फाई फंक्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर कितने जनरेटर यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो φ1 की वैल्यू 1 होती है, और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। φn एक्चुअल में क्या बताता है, ये उन प्राकृतिक संख्याओं को बताता है जो n से कम है तथा n से अभाज्य है। ठीक है, तो फाइन ऐसे नंबर्स के नंबर को बताता है कि जो n से छोटे हो और n से अभाज्य है।
तो यहाँ पर अगर हमें इसको प्रयोग करने के लिए ग्रुप का ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर ग्रुप हमारा 4 ऑर्डर का है तो 5-4 की वैल्यू हम निकालते हैं। 5-4 की वैल्यू हमें ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि इस 4 ऑर्डर के ग्रुप में कितने जनरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 जनरेटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए प्रमेय नंबर जो 10 यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए जी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्मॉल जी उसका जनरेटर है। अब अगर ये अपरिमितीय चक्रीय समूह है, यानी कि अगर इनफाइनाइट चक्रीय समूह है तथा इसमें एक एलिमेंट एक्स जो जी में बिलोंग कर रहा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो जो भी इस एक्स से जो अगर एक एलिमेंट, ये एक थ्योरम दी गई हुई है कि अगर जी आपका एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो अगर कोई भी एलिमेंट उसमें हम एक्स लेंगे जो जी में बिलोंग कर रहा है और वो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो उससे फॉर्मेट होने वाले जो भी सेट बनेंगे वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ही बनेगा। आप ध्यान दीजिए, अंडरलाइन करने की बात है कि यानी अगर कोई हमने एलिमेंट लिया जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो उसका जो भी उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उसके पावर लगाकर जितने भी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो भी हमने नया सेट बनाया है उससे जनरेट किया है, वो सेट भी हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा और उसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर इसी के ही परिभाषित किया गया है कि सपोज जी एक समूह है और एस हमने एक सेट लिया है जो ए और बी से जनरेट होगा। एस हमने एक सबसेट लिया है जी का जिसमें ए और बी एलिमेंट है। अब जी अगर हम कहें कि या एस को हमने स्पेशल ब्रैकेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब एस ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो ए बी से जनरेट हो रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये ए बी के जनरेटर ग्रुप है एस यहाँ पर, और इसको हम ये क्या कह सकते हैं कि ये जो भी ए बी से जनरेट हो रहा है जो सेट, ये हमारा सेट जी का उपसमूह होगा। तो उपसमूह से को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप जी इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ए बी कह सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट एस से कह सकते हैं। अब इसका जो जनक है एस यहाँ पर ए बी, ये यूनिक नहीं होता। आप कह सकते हैं ए बी हमारा एक कॉमा बी, ए बी को से भी रिप्रेजेंट से जनरेट हो रहा है और इससे ए कॉमा बी भी जनरेट हो रहा है, जबकि लास्ट लाइन में आप दे सकते हैं। तो आप किसी भी उप समूह का जो जनक होता है वो यूनिक नहीं होता। आपने इसी एग्जांपल से इसी स्लाइड में आपने देख लिया कि ए बी को ए कॉमा बी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसे ए कॉमा बी कॉमा ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को इसी पे ही खत्म करूंगी कि आइलर-5 फंक्शन से हमें इसके साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने जनरेटर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। धन्यवाद।